हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए। यूनिट 2 पढ़ रहे थे, सैलरी कंप्लीट हो गया है। आज यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स आते मैंने बताया था, एक तो सैलरी आता है, दूसरा क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम क्या पढ़ेंगे? हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम पढ़ेंगे आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या होता है ये हाउस प्रॉपर्टी? देखो, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया था कि किसी भी इंडिविजुअल को 5 तरीके से इनकम हो सकता है। कितने तरीके से इनकम हो सकता है? 5 तरीके से। या तो किसी एम्प्लॉयर के अंडर में काम करेगा और पैसे कमाएगा तो उसको सैलरी मिलेगा, तो उसको सैलरी हेड में टैक्स देना पड़ेगा। या फिर क्या होता है, या फिर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन करके पैसे कमा लेगा। या फिर उसके पास कोई जमीन जायदाद होगी, ज्वेलरी वगैरह होगा, उसको बेच के पैसे कमा लेगा। या फिर अदर सोर्सेज केबीसी में जाके पैसे कमा लेगा। ठीक है, और 5वां हेड्स होता है जिसमें अपन सेकंड हेड बोल सकते हैं, वो है तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें कैसे होता है, जैसे आप क्या करो, मेहनत करके ना एक घर बना दो, एक प्रॉपर्टी बना दो। क्या बना दो? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में आप घर भी बना सकते हो या कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो, दुकानें बना लो या रहने का मकान बना लो। और इसको आप क्या कर दो, मानो किराए पर चढ़ा दो। किस पे चढ़ा दो? किराए पर चढ़ा दो, लेट आउट कर दो। किराए पर चढ़ाने को क्या बोलते हैं? लेट आउट कर दो। क्या कर दो? लेट आउट कर दो। अब महीने का आपको किराया आ रहा है, तो मान लीजिए आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बनाया। अब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आपने बना दिया, मान लो कॉम्प्लेक्स टाइप का बना दिया, और इसमें तकरीबन 10 दुकानें। कितनी दुकानें हैं? 10 शॉप है। ठीक है, 10 शॉप बनाए इस कॉम्प्लेक्स में। एक दुकान को आपने 10,000 रुपये पर मंथ पे किराए पर चढ़ा दिया। देखो एक दुकान से कितना रुपया आ रहा है, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स से कितना रुपया आ रहा है? 1 लाख रुपये पर मंथ। साल भर का कितना कमा ले रहे हो? 12 लाख रुपये। कुछ करने की जरूरत है क्या? 12 लाख रुपये साल का तुम्हारे पास क्या आ रहा है? किराया आ रहा है। महीने का 1 लाख क्या आ जा रहा है? किराया आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर क्या मालूम है, जरूरी है कि सिर्फ प्रॉपर्टी किसमें देना है आपको? प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चाहे आप किराए पर, मतलब किराए पर देना मांगता है और पैसा मिलना मांगता है, चाहे आप उसको रहने के लिए दीजिए या बिजनेस करने के लिए दीजिए, वो कोई मैटर नहीं है। भाई किराए पे दिए हो ना, किराया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, शर्त क्या है कि इस मकान का मालिक उस इंडिविजुअल को होना चाहिए जिसके लिए आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। मकान का मालिक कौन होगा? जो ओनर खुद होना चाहिए, जो उसके खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वही क्या करेगा? टैक्स क्या करेगा? पे करेगा। ये इसका सिस्टम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो 12 लाख पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। रूल्स रेगुलेशन की बात करोगे, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है नहीं। समझ में आ गया? तो जैसे इसका साल भर का इनकम कितना है? 12 लाख। तो गवर्नमेंट बोलेगा 12 लाख पे टैक्स दे। तो भाई कुछ रूल्स रेगुलेशन होता ना, तो 12 लाख पे टैक्स दे। गवर्नमेंट बोलेगा तो बोलेगा भैया 12 लाख पे मैं टैक्स तो पा रहा हूँ, 12 लाख मुझे किराया तो मिल रहा है, बट मैं इसको पाने के लिए बहुत सारे खर्च करता हूँ। क्या करता हूँ? बहुत सारे खर्च करता हूँ। मुझे खर्च का क्या दे दो? छूट दे दो। तो गवर्नमेंट बोलता है चल ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को छूट देता है। तो इसी का रूल्स के बारे में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। चलो तो देखो पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि सबसे पहला कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऊपर हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ। क्या लिखेंगे हेडिंग में? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैसे निकालोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो ऐसे निकालोगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस तरह से निकालना है आप लोगों को। नीचे में लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर। क्या लिखना है नीचे? फॉर द असेसमेंट ईयर। बताइए कौन से साल में खड़े हुए हो आप लोग? 2024 और 25। और टैक्स कौन से इनकम पे लगता है? प्रीवियस ईयर की इनकम पे, जो कि आपका 23-24 था। उस साल की इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, और गवर्नमेंट को हमको इसके हिसाब से क्या करना है? टैक्स क्या करना है? पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलम क्रिएट कर लेते, इस तरह से हमारा कॉलम क्रिएट हो जाता है। ये हमारा चलो कॉलम क्रिएट हो गया। सबसे पहले आपको टैक्स पता है किस पे देना पड़ता है? आपको टैक्स देना पड़ता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे। जैसे आपको किराया मिला ना 12 लाख रुपए, वो 12 लाख जो रेंट रिसीव हुआ ना आपको, उसको कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कहेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। जैसे 12 लाख रुपया, तो गवर्नमेंट बोलेगा लाओ भाई 12 लाख पे क्या दे दो? टैक्स दे दो। ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि भैया मैंने क्या किया है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी बनाया है ना, तो उस प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट को म्यूनिसिपल टैक्स पे करता हूँ, आप ही को तो म्यूनिसिपल टैक्स पे करता हूँ, मुझे छूट दीजिए। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, छूट देना है, चलो ठीक है भाई ले लो छूट। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगा? सबसे पहले टैक्स का छूट देगा, जो कि क्या है? म्यूनिसिपल टैक्स। अगर आपने कोई म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया होगा, क्या किया होगा? म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है छूट तो दूंगा, लेकिन उसकी शर्त है बाकायदा म्यूनिसिपल टैक्स क्या करना है? पेड करना है। क्या करना है? पेड करना है। और पेड भी किसको करना है? पेड बाय ओनर। ऐसा नहीं किराएदार आपका पे कर रहा है, आप ही को पे करना है। किसको पे करना है? आप ही को पे करना, ओनर को पे करना, तभी छूट मिलेगा, अदरवाइज छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जनरली म्यूनिसिपल टैक्स का छूट कैसे मिलता है? पेड बेसिस पे। पेड करोगे तो मिलेगा, पेड नहीं करोगे तो पेड
जैसे मान लीजिए आपने 2 साल का एक साथ पे किया तो पूरा 2 साल का एक साथ मिलेगा, 20 साल का एक साथ पे किया तो 20 साल का क्या मिलेगा, एक साथ मिलेगा, ऐसा है। और पे नहीं करोगे तो छूट, मान लीजिए इस साल आपने नहीं पे किया पिछले साल तो आपको फिर ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगले साल में 2 साल का एक साथ किया तो 2 साल का एक साथ उसी साल मिलेगा, पेड बेसिस। पेड बेसिस का मतलब क्या है, पेड करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, पेड नहीं करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये हो जाता है। चलो ठीक है, अब आपने बोला चलो भाई, अब गवर्नमेंट बोला ला भाई ले लिया छूट, अब टैक्स दे दे, अब तो टैक्स दे दे। तो आपने बोला कि भाई मेरे को 12 लाख तो किराया मिला है लेकिन 2 महीने किराया मुझे वसूल नहीं कर पाया, 2 महीने किराया में वसूल, इसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। भाई ठीक है 12 लाख तो मेरा साल भर का सैलरी इनकम बनता है हाउस प्रॉपर्टी से, किराया मिलता है, लेकिन 2 लाख मुझे भी वसूल नहीं हुआ, मुझे छूट दीजिए और वसूल होने की कोई संभावना भी नहीं बोल रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि भाई तुझे पैसा वसूल नहीं होगा, ठीक है उसका छूट ले ले। तो अगला कौन सा छूट देता है, अनरियलाइज रेंट। ऐसा रेंट जो आपको वसूल नहीं हुआ है तो उस वसूली का क्या मिल जाता है, आपको छूट क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। ठीक है, तो कैसे मिलेगा ये अनरियलाइज रेंट, लेकिन रूल है इसके लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा 4 रूल्स ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 के 4 रूल्स आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। आपको सेक्शन 4 के 4 रूल्स क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसलिए टेंशन मत लो, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ब्रैकेट में लिखा रहेगा अनरियलाइज रेंट के साथ फुलफिल्स द रूल्स ऑफ सेक्शन 4 रूल्स ऑफ सेक्शन 4, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीज का आपको डिडक्शन क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इतना क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। अब जैसे ही घटाते हैं तो बच्चों ये आ जाता है तुम्हारा एनुअल वैल्यू। क्या आ जाता है, इसको कहते हैं एनुअल वैल्यू। क्या होता है एनुअल वैल्यू। अब गवर्नमेंट बोलता है कि लाओ भाई अब आगे अब तो टैक्स दे दो, तो फिर आप छूट की मांग करते हो। अब आप क्या बोलते हो कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया था, उसमें टाइल्स लगवाया था, मैंने साफ सफाई पे खर्च किया था, मेंटेनेंस कराया था, उसकी वाइट वॉशिंग कराई थी, पेंट कराया था, बिरला वाइट सीमेंट पोतवाया था, ऐसे करके मैंने कितना खर्चा किया था, मैंने वॉचमैन बैठा रखा, उसको मैं सैलरी देता हूँ। ठीक है, मैं कलेक्शन एजेंट रखा हुआ हूँ जो रेंट कलेक्ट करके लेकर आता है, उसको मैं क्या देता हूँ, सैलरी देता हूँ। तो आप छूट मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, और छूट मांग रहे हो, दुनिया भर का खर्चा गिना रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो यार मकान मालिक के खर्चे तो कभी बंद होने वाले नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि मुंह को बंद रखो, सीधा बोलता है, आपको सीधा दे देता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको डिडक्शन देता है, क्या देता है, कुछ अलग से डिडक्शन देता है। और डिडक्शन जनरली वो किसके अंतर्गत देता है, सेक्शन 24 के अंतर्गत देता है। और सेक्शन 24 के अंतर्गत ए डिडक्शन देता है, सेक्शन 34 सबसेक्शन ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है। क्या देता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। गवर्नमेंट क्या करता है मालूम, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देता है, कितना देगा, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। आपका जो एनुअल वैल्यू आएगा ना ये वाला घटाकर, इसका 30% आपको छूट दे देगा, अलग से गवर्नमेंट दे देगा। बोलेगा तुम कोई खर्चे का नाम मत लेना, अब कोई भी खर्चे का नाम मत लेना। समझ में आ गया, अब तो तुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो कितना आसान हो गया रूल, गवर्नमेंट कोई खर्चे का बात नहीं करता। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बोलता ला अब इसका छूट दे दिया तेरे को, अब तो तेरे को टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब तो तुझे टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो फिर आपने बोला कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया था ना, तो भैया आपने जेब से पैसा थोड़ी लगाया था, मैंने क्या लिया था, लोन लिया था। अब लोन का छूट मत दीजिए आप, बस मुझे क्या दीजिए, उसमें हर साल क्या पे करता हूँ, इंटरेस्ट पेड करता हूँ। क्या पेड करता हूँ, इंटरेस्ट। तो मैं जो इंटरेस्ट पेड करता हूँ उसे इंटरेस्ट का क्या दे दीजिए, छूट दे दीजिए। अब गवर्नमेंट क्या बोले भाई, जैसे आप शांत हो वैसे वो भी शांत था, ले ले भाई, अब इतना कुछ छूट दिया हो तो इसको भी ले ले। ठीक, तो उसने गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको सेक्शन 24 सब सेक्शन बी के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन लोन का भी क्या दे दिया, छूट दे दिया। किसका छूट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन का भी छूट दे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का भी क्या दे दिया, छूट दे दिया। फिर आपने एक मांग की, फिर आपने बोला कि भाई ठीक है आप इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट तो दे रहे हो, लेकिन कौन से इंटरेस्ट का छूट दे रहे हो कि प्रीवियस ईयर में अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया होगा, कौन से ईयर में, तो उसका छूट मिल रहा है हमको। अब एक बात बताओ मेरे को, अब आप गवर्नमेंट के सामने मकान मालिक क्या कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, बोल रहा है सर बताइए कि देखिए मैंने मकान तो बनाया था, ठीक है मैं कह रही मकान बनाया, मैंने लोन लिया था। क्या लिया था, लोन लिया था। अच्छा ये टैक्स मतलब गवर्नमेंट इस मकान पे टैक्स लगाना कब चालू करेगा, जब यहाँ खाली जमीन थी तब टैक्स लगाना चालू किया होगा, या मकान बनने के बाद चालू किया होगा टैक्स लगाना। गवर्नमेंट को कैसे पता चला होगा कि इस मकान से आपको इनकम हो रहा है, मकान बनने से पहले आ गया होगा गवर्नमेंट टैक्स लेने, कि मकान बनने के बाद आया होगा। मकान बन के बढ़िया तैयार हो गया होगा, ओपनिंग का पार्टी वार्टी देखा होगा, बोला होगा ठीक है बेटा कर ले पार्टी, कितना करना है, अगले दिन तो मैं आ रहा हूँ तेरे से, क्योंकि तू किराए पे चढ़ाने वाला हूँ, तेरे से मैं क्या लेने आने वाला हूँ, टैक्स लेने आने वाला हूँ। तो आप बोले ठीक है आप इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट तो मुझे दे रहे हो, लेकिन कौन सा दे रहे हो, जब मेरा प्रीवियस ईयर का दे रहे हो। लेकिन सर अच्छा एक बात बताओ आप ही लोग, जो लोन लेते हैं वो मकान बनने के पहले लेते हैं कि मकान बनने के बाद लेते हैं? भाई मकान जो है खाली जमीन रहा होगा तब लोन लिए होगे ना, तो
तो अब मकान बन, तो लोन आपने कब लिया? मकान बनने के पहले लिया, तभी तो पैसा आएगा, लगाओगे। तो जब तक मकान बन रहा था तब तक क्या इंटरेस्ट नहीं चुका रहे हो गया आप? इंटरेस्ट जैसे आपने लोन लिया, इंटरेस्ट तो बनना बंद चालू हो गया होगा, इंटरेस्ट बनना क्या हो गया होगा? स्टार्ट हो गया होगा। तो आपको अब आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट को कि सर आप हमसे टैक्स कब से ले रहे हो? जब मेरा मकान बनकर तैयार हुआ और जब मैंने किराए पर चढ़ाया तब आपने मेरे से टैक्स लेने आए, लेकिन जब मेरा मकान बन रहा था तब भी तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा था, उस समय का छूट कब कौन देगा? तो गवर्नमेंट बोला ले भैया उसका भी ले ले तू, तो प्रीवियस ईयर का जो तू दे रहा है ना इंटरेस्ट, उसका तो तू छूट ले ही रहा है, चल ठीक है अब तू कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी क्या ले ले, छूट ले ले। कौन सा छूट ले ले? कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी छूट ले ले। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन का 2 छूट दिया। अच्छा रूल है कि लोन का पैसा आपको किस में खर्च करना है? मकान के लिए लोन लिया होना चाहिए और मकान पे आपको क्या करना है? लोन का पैसा खर्च करना है, मकान के रिपेयर पे, कंस्ट्रक्शन पे, रिकंस्ट्रक्शन पे, उसी पे खर्च करना है। अब लोन लियो, लोन पे आप पढ़ाई कर रहे हो, शादी करवा रहे हो, कोई और खर्चा कर रहे हो, ऐसे में आपको छूट नहीं मिलेगा ना। लोन का पैसा किस में खर्च होना चाहिए? उसी मकान पे खर्च होना चाहिए, कोई छूट मिलेगा। समझ में आ गया? अब गवर्नमेंट बोला कि अब भैया मैं कोई छूट नहीं देने वाला, अब बोलो टैक्स देते हो? हमने बोला हाँ सर देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं और कोई छूट नहीं चाहिए। ये आगे तुम्हारा क्या? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये वो इनकम है जिसपे आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रूल है बॉस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रूल है आप लोगों का। कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए, है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है तो ये रूल है, समझ में आ गया? देखो कितना आसान रूल है। सैलरी में कितना सारा रूल था याद करो, पूरा पेज 16-17 पेज का रूल था। इसमें तो कोई रूल है? कुछ रूल नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आपको जितना किराया मिला, जिसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं, वो ले लो, उसको ले लो, ठीक है। दूसरा कितने, देखो दिमाग में रखो, सिर्फ 3 खर्चे का छूट मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ 3 खर्चे का। कौन कौन सा? म्यूनिसिपल टैक्स, दूसरा अनरियलाइज रेंट और तीसरा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। बस 3 चीज को ध्यान रखना, बाकी कोई खर्चा आएगा इग्नोर करो। सिर्फ 3 खर्चे याद रखना। अनरियलाइज रेंट तो खैर खर्चा थोड़ी ना होता अनरियलाइज रेंट, खाली 2 ही खर्चे याद रखो, म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन। इसी से मतलब है आपको, 2 चीज से मतलब है, म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बोलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा, क्या घटाओगे? म्यूनिसिपल टैक्स। शर्त है लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? पेड बेसिस पे मिलेगा। पेड करोगे तो छूट मिलेगा, पेड नहीं करोगे छूट। अगर आपने 10 साल का एक साथ पे किया तो 10 साल का एक साथ मिलेगा। समझ में आया? ओके। अनरियलाइज रेंट है तो मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सेक्शन 4 के 4 रूल्स फुलफिल करना पड़ेगा और क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, एनुअल वैल्यू आ गया। अब उसमें डिडक्शन देता है क्या? 2 डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो दुनिया भर के खर्चे ना, सारे खर्चों को इग्नोर कर दो बोलता है, सीधा 30% ले लो। तो जैसे 30% दिया तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना, ये टैक्स दिया, वो टैक्स दिया, ये खर्चा किया, वो खर्चा किया, पढ़ना ही मत उसको, पढ़ना ही मत। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी किसी को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारे खर्चे को इग्नोर करो, उसके बदले क्या दे दे रहा है गवर्नमेंट आपको? 30%। अब उसमें बना लो, बचा लो, तुम्हारा मैटर है। आई बात समझ में? एंड देन इंटरेस्ट ऑन लोन 2 साल का मिलेगा, एक तो प्रीवियस ईयर वाला मिलेगा और कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला मिलेगा, दोनों वाला मिलता है। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? यहाँ तो कोई तकलीफ है तो बताओ, बताइए, कोई तकलीफ है यहाँ तक? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं है कोई तकलीफ? तो ये रूल है बॉस, क्लियर हुए बातें आप लोगों को? तो ये आप लोग का क्या है? रूल है, बड़ा सीधा साधा सा रूल है और कोई रूल नहीं है। क्लियर है? चलिए अब क्या है, सबसे बड़ा समस्या क्या है यहाँ पर? अब क्वेश्चन में ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू? तो ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू? तो ऐसे निकालना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? इधर देखो, अब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं। तो अलग से मैं लिख देता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का तरीका है, क्योंकि भाई देखो सामने वाला गवर्नमेंट को झूठ भी तो बोल सकता है कि मुझे रेंट मिल रहा है। गवर्नमेंट क्या बोला कि भाई तुमको रेंट जितना मिल रहा है उस पर टैक्स लगाऊंगा, ठीक है। अब मान लो विवेक से पूछेंगे भाई तुम किराए पर दिए हुए मकान कितना रेंट लेते हो एक्चुअल में बताओ, अपन की बात है बताओ। 12,000 लेते हो चलो महीने का, और गवर्नमेंट को कितना बताओगे? 4,000 बताओगे। तो ऐसे कई होशियार लोग हैं इनके टाइप के जो गवर्नमेंट के साथ क्या करेंगे? धोखाधड़ी करेंगे। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है हम जान रहे भाई आप कितने अच्छे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है पूछ लेते हैं तुम कितना ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट अपना चलाता है, क्या लगाता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालता है। कैसे निकालेगा? देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें देखो ऐसा लिखेंगे विच एवर इज ग्रेटर। क्या लिखना? विच एवर इज ग्रेटर। जो 2 चीजों में सबसे ज्यादा होगा उसको लेना है। अच्छा हाँ, विच एवर इज ग्रेटर तो किसको लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए? नंबर 1 एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल में रेंट रिसीव हुआ है ना उसको ले लो, एक्चुअल रेंट रिसीव। और दूसरा लेना है आप लोगों को एक्सपेक्टेड रेंट। क्या लेना है? एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो ज्यादा होगा ना वो आपको लेना है। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो ज्यादा होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। अब एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा,
सर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे? तो बेटा उसको निकालने का तरीका है, क्या तरीका है? नंबर 1 ए, विच एवर इज ग्रेटर। अब एक्सपेक्टेड रेंट निकालना कैसे निकालोगे? विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है, दो चीजों में जो ज्यादा होगा। नंबर 1 फेयर म्यूनिसिपल वैल्यू, नंबर 1 क्या होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू, क्या होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू। और नंबर 2 होगा फेयर रेंट, नंबर 2 क्या होगा? फेयर रेंट। देखो म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट क्या करता है, मतलब उस मकान का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से म्यूनिसिपल रेंट को डिक्लेयर कर देता है, किस एरिया का इस प्रकार के मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू इतना है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू ले लो, ठीक है। और दूसरा क्या ले लो? फेयर रेंट। जैसे इसने बोल दिया कि भाई 4000 मैं देता हूँ एक्चुअल में, हम पता करेंगे मार्केट में वहाँ का फेयर रेंट कितना बनता है, पता चला 12000 बनता है, तो हम 12000 लेंगे। कितना लेंगे? तो आपके कहने से कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी कहो, आप 1 रुपया बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? फेयर रेंट पता कर लेंगे। तो दोनों में जो ज्यादा होगा, दोनों में जो ज्यादा होगा वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, और इन दोनों में जो ज्यादा होगा वही तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक क्लियर है? लेकिन 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 इफ स्टैंडर्ड रेंट, इफ स्टैंडर्ड रेंट, इफ स्टैंडर्ड रेंट, इफ स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट दिया रहे, अगर आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी क्या दिया है? स्टैंडर्ड रेंट दिया है, तो फिर आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? क्या करोगे? ऐसे करोगे, देखो यहाँ लिखना पड़ेगा विच एवर इज लेस, क्या लेना पड़ेगा अपन को? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस लेना पड़ेगा। कैसे विच एवर इज लेस लोगे? नंबर 1 डिटरमाइन इन ए, डिटरमाइन इन ए, ये जो ए में आपने डिटरमाइन किया ना, दोनों में से किसी को एक को सेलेक्ट किया था, दोनों में जो ज्यादा होगा उसको उठा लेना। और नंबर 2 लेना बच्चों स्टैंडर्ड रेंट, क्या लेना? स्टैंडर्ड रेंट। ये दोनों में जो कम होगा ना, जो दोनों में कम होगा वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। कैसे निकालोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू? बोला मैंने, दिमाग में बैठाओ। कैसे निकालोगे? विच एवर इज ग्रेटर, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो ज्यादा होगा वो तुम्हारा क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब कैसे निकालोगे? एक्चुअल रेंट तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे? विच एवर इज ग्रेटर, फेयर वैल्यू और फेयर रेंट में देखोगे कि दोनों में ज्यादा कौन है, जो ज्यादा होगा उसको आप क्या करोगे? कंसीडर करोगे, एक्सपेक्टेड रेंट होगा। लेकिन धोखे से क्वेश्चन में कहीं स्टैंडर्ड रेंट दे दिया तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा। यहां से तो किसी को सेलेक्ट करोगे ना ग्रेटर वाले को, तो यहाँ कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट के साथ, जो दोनों में क्या होगा? कम होगा, वो आपका एक्सपेक्टेड कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे करके आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। कोई तकलीफ है यहाँ तक आप लोगों को? तो बताओ। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, तो ये हो गया रूल। और रूल बता दें? कोई दिक्कत है? इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दो एक आध ठो, जैसा बोलो। रूल कराओ कि कैसे? रूल करा दो इकट्ठे? चलो ठीक है। नहीं यार, एक आध क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ऐसे मज़ा नहीं आता। इसको थोड़ा सा रूल एकदम ही से इकट्ठा बताएंगे तो कन्फ्यूजन होगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो नोट करो यहाँ तक पहले। ओके, चलो देखो, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को सामने, ये देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है। चलो अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा देता हूँ। 3 नंबर देखो बता रहा हूँ, 3 नंबर पहले करा दे रहा हूँ, फिर तुम लोगों को दूसरा कराता हूँ। पहले 3 करा के दिखाता हूँ। देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो समझो इसमें क्या लिखा है, सुनो। इसमें क्या बोला है? कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? एनुअल वैल्यू, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को ना ए बना के दिखाता हूँ, नहीं ए नहीं, मैं तुम लोग को बी बना के दिखाता हूँ, फिर तुम लोग ए सी डी खुद बनाना, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। देखो क्या लिखा है ए में। ए में देखो लिखा क्या है, ए वाले में, ए वाला बना के दिखा रहा हूँ तुम लोग को। देखो ए में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए में देखो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया है? 60,000। क्वेश्चन में दिया क्या है? म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है 60,000 रुपये। फिर फेयर बी बनाना था क्या मैं? चलो बी बना के दिखा दे रहा हूँ पहले तो, पहले बी बना के दिखाता हूँ बी। चलो बी बना के दिखा रहा हूँ, तीसरा का बी। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया है बी का, बताओ जल्दी। 48,000 दिया है। फिर उसके बाद फेयर रेंट कितना दिया है? 60,000 दिया है। उसके बाद देखो एक्चुअल रेंट कितना दिया है? एक्चुअल रेंट दिया है कितना? 54,000 दिया हुआ है। देन फिर कितना स्टैंडर्ड रेंट दिया है ना, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है? 72,000 दिया है। ओके, और म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना दिया है? म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना दिया? पेड है ना, देखो वर्ड लिखा है पेड, कितना? 4800। तो एक क्वेश्चन को क्या करना है हम लोगों को? बनाना है, ठीक है। देखो तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाना है। देखो अब इसको बना के दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, साइड में कर देता हूँ, ठीक है। इसको चलो बना के दिखाते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। दिख रहा है? चलो देखो
तो देखो इसको बनाते हैं। ओके चलिए बना के दिखाएं आप लोगों को। तो ऊपर हेडिंग लिखना कंप्यूटेशन ऑफ, क्या लिखना हेडिंग? कंप्यूटेशन ऑफ क्या लिखेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, चलो मैं पूरा ही निकाल के दिखा देता हूँ। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा ही निकालूंगा। चलो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर लिख लेना, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 और 25 लिख लेना। ठीक है, इस तरह से लिख लेना और इस तरह से कॉलम क्रिएट करोगे पहले तो। ठीक है, ऐसा कॉलम क्रिएट कर लो। चलो फटाफट बनाते हैं। बोलो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? तो बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। निकालें? तो चलो मैंने क्या सिखाया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए? चलो अलग से वर्किंग नोट में निकाल के दिखाता हूँ। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। शॉर्ट में लिखूँ? एग्जाम में पूरा लिखना, ऐसा शॉर्ट नहीं चलेगा ना। देखो क्या लिखो? विच एवर इज ग्रेटर। क्या लिखोगे? विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। तो नंबर 1 एक्चुअल रेंट और नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेंट। भाई बस मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, ऐसा बुरा मत मानना तुम, मैं शॉर्ट ही में लिखता हूँ, जगह कम ही करके। ठीक है, नहीं मार रहे हो ना? हाँ तो एक्चुअल रेंट देखो, एक्चुअल रेंट कितना बोला बॉस? देखो 54,000 पूरे साल भर का बोला कि नहीं बोला? तो ले लो 54,000। एक्सपेक्टेड दिया है क्या? नहीं, निकालना पड़ेगा। इधर देखो अब एक्सपेक्टेड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ लिखो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। अब हमको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, एक्सपेक्टेड रेंट। सो एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे अपन लोग। चलो निकालते हैं। तो यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? फेयर वैल्यू, सॉरी फेयर रेंट और दूसरा म्यूनिसिपल वैल्यू। बताओ फेयर वैल्यू कितना दिया, फेयर रेंट कितना दिया? 60 और म्यूनिसिपल कितना दिया है? 48,000। बताओ दोनों में ज़्यादा कौन है? 60,000 ज़्यादा है। ओके, अब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया है क्या? हाँ जी सर वो भी दिया है। तो मैं बोला था काम बढ़ जाएगा, तो काम बढ़ जाएगा। फिर क्या देखना पड़ेगा? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। क्या लेंगे? नंबर 1 डिटरमाइन इन्हें क्या लिए थे? फेयर रेंट लिए थे ना, और 60,000 वो ले लेना। ठीक है, और दूसरा लेना स्टैंडर्ड रेंट। बताओ दोनों में कम कौन है? फेयर रेंट कम है ना, 60,000, ये कम है। कौन कम है? तो इस तरह से आपका एक्सपेक्टेड कितना आ गया बच्चों? 60,000। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या किया हमने? फेयर में म्यूनिसिपल वैल्यू में देखा दोनों में ज्यादा कौन है? भाई ये 60 है। स्टैंडर्ड रेंट दिया था ना, तो स्टैंडर्ड रेंट के साथ उसको कंपेयर किया, कम कौन है? 60, तो एक्सपेक्टेड रेंट आया 60। अब आपको चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दोनों में कम कौन है, ज्यादा कौन है? 60। तो आंसर क्या आएगा? मेन आंसर आएगा 60। तो आप लिख सकते हैं देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू 60,000। कितना आ गया? 60,000। तो यहाँ लिख लो। चलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा? 60,000। चलो रूल पर आया था ना, बोलो इसमें क्या घटाया जाता है? हाँ स्टेप याद है ना, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, म्यूनिसिपल टैक्स पेड। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड घटा दो। बोलो कितना? 4800 घटा दीजिए। चलिए क्या अनरियलाइज रेंट दिया है? नहीं दिया, होता तो घटा देते। चलो घटाओ। दिस इज योर एनुअल वैल्यू। क्या आ गया? एनुअल वैल्यू कितना आया बताओ? 55,200 आया। ओके आ गया। हालांकि आंसर हमको यही निकालने बोला था, देखो आ भी गया 55,200 आंसर भी आ गया हम लोग का। हमको यही निकालने बोला था, बट मैं पूरा निकाल के दिखाता हूँ। इसमें अलग डिडक्शन भी घटाते कि नहीं घटाते हैं? क्या घटाते हैं इसमें से? स्टैंडर्ड डिडक्शन। डिडक्शन घटाना सेक्शन 24 के अंतर्गत, ऐसा लिख लेना सेक्शन 24, और यहाँ पे लिखना डिडक्शन। हेडिंग में लिख सकते हो डिडक्शन, और उसके अंतर्गत सबसे पहले क्या लोगे? सेक्शन 24 सब सेक्शन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या घटाओगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बोलो बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना लेते हैं जनरली? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का कितना परसेंट? 30%। तो ये एनुअल वैल्यू आया ना 55,200, निकालो उसका 30%, 16,560 घटा डालो। घटाइए। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं घटाएंगे ना? इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि दिया ही नहीं सर, देता तो घटा देते, बट दिया ही नहीं है। ठीक है चलो घटाओ। कितना? 640। दिस इज योर आंसर। 38,640 आंसर आ गया। क्या लिखेंगे इसके सामने? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई समस्या है तो बोल दो। क्वेश्चन बना? समझ में आया? नहीं आया? बताओ आया अच्छा समझ में कि नहीं आया? आ गया? चलो ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ए वाला बना पाओगे? ए वाले में क्या है देखो, ए वाले में ऐसा है कि देखो इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया। देखो स्टैंडर्ड रेंट दिया है क्या? बिल्कुल सिंपल है। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में देखो दोनों में ज़्यादा कौन है? बताओ जल्दी। दोनों में ज़्यादा कौन है? 75,000 ज़्यादा है, स्टैंडर्ड तो है नहीं। फिर एक्चुअल रेंट और आ गया 75,000 एक्सपेक्टेड,
75,000 और 69,000 में देखो दोनों में ज़्यादा कौन है? 75,000 ज़्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले वाले का आंसर आ जाएगा 60 क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? एक्चुअल रेंट और नहीं सॉरी, हाँ उसमें 6,000 घटाओगे भी तो, हाँ 75,000 आया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें फिर म्यूनसिपल टैक्स पेड घटा दोगे 6,000 तो आ जाएगा ना 69,000 एनुअल वैल्यू। ऐसी वाला बना लोगे सी और डी, तुम लोग खुद बनाना, ठीक है? चलो इसको बनाओ जल्दी से, फिर अगला अपन क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। ओके बच्चों, देखो और एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तुम लोगों को। देखो देखिए, मैं सेकंड नंबर बनवा दे रहा हूँ तुम लोग को। देखो सेकंड नंबर में क्या कहता है, देख लो। हाँ फिर बनवा दे रहा हूँ, देख लो सेकंड नंबर। देखो क्या लिखा हुआ है, तो सेकंड में क्या कहता है समझो। लिखा है मिस्टर ए नाम के एक व्यक्ति हैं, क्या बोल रहा है देखो, मिस्टर ए इज द ऑनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। हाउस प्रॉपर्टी के मालिक है कहाँ पर? दिल्ली में हाउस प्रॉपर्टी के मालिक है, दिल्ली में। आगे देखो इसके बाद क्या लिखा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2020। उनका मकान बनकर कब कंप्लीट हुआ? 30 नवंबर 2020 को कंप्लीट हुआ। खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं फिलहाल। आगे लिखता है द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी ना वो 4 यूनिट में डिवाइडेड थी। जैसे प्रॉपर्टी है तो 4 यूनिट में क्या थी? डिवाइडेड थी। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, मतलब 1, 2, 3 और 4, 4 यूनिट में डिवाइडेड थी। आगे कहता है एक्चुअल रेंट रिसीव फ्रॉम ईच यूनिट, हर एक यूनिट से। एक्चुअल रेंट फ्रॉम ईच यूनिट, हर एक यूनिट से, ईच यूनिट से कितना एक्चुअल रेंट मिलता है? 48,000 रुपये पर एनम। साल भर का कितना मिलता है? 48,000 पर एनम। पर एनम मतलब साल भर का। देखो क्या बोल रहा है, एक्चुअल रेंट फ्रॉम ईच यूनिट। एक यूनिट से एक्चुअल रेंट कितना मिलता है? 48,000 रुपये। कितना मिलता है? तो हमको तो भाई हम पूरे मकान का निकालना ना, हमको एक यूनिट का नहीं निकालना, पूरे मकान का। तो बताओ पूरे एक्चुअल रेंट पूरे मकान का कितना रहा होगा? 48,000 इंटू 4 कर दो, कितना आएगा? 1,92,000 एक्चुअल रेंट है। यानी कह सकते हैं कि आपका एक्चुअल रेंट कितना दिया? 1,92,000। फिर देखो आगे क्या लिखा, पढ़ो। ओके आगे लिखा है स्टैंडर्ड रेंट। आगे देखो स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की स्टैंडर्ड रेंट बोल रहा है अंडर द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 2,20,000 रुपीज। स्टैंडर्ड रेंट कितना बोल रहा है? 2,20,000 रुपए। फिर कहता है म्यूनसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब म्यूनसिपल वैल्यू कितना दिया प्रॉपर्टी का? 1,65,000 रुपए दे दिया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है। रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी इज 2 लाख रुपए। बोल रहा है कि उसी प्रकार के एरिया में जो उसका लोकेलिटी का जो फेयर रेंट है ना वो कितना है? यानी फेयर रेंट दे दिया हम लोग को कितना? 2 लाख रुपए। कितना दे दिया है? 2 लाख रुपए। और बोल रहा है म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय द होल हाउस ऑफ द मिस्टर बाय द मिस्टर ए। मिस्टर ए ने पूरे मकान का कितना किराया पटाया? सॉरी म्यूनसिपल टैक्स कितना पे किया? 35,000। टैक्स कितना पेड किया? 35,000 पेड किया पूरे मकान का। कौन पे कर रहा है? ध्यान रखना है, कौन पे कर रहा है भैया? मिस्टर ए पे कर रहा है ना, और मैं ए को ही करना, ओनर को ही पे करना है, किराएदार को पे नहीं करना है, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, 3 यूनिट्स आर लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एंड 1 यूनिट फॉर पर्सनल पर्पस, सॉरी प्रोफेशनल पर्पस। 3 यूनिट को रहने के लिए दिया गया है और 1 यूनिट को प्रोफेशनली दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भैया मकान किसके लिए दिया गया है? किराए पर ही दिया गया है। और कोई पर्पस यूज हो रहा है क्या? किराए पे दिया है ना, चाहे रहने के लिए दे या फिर बिजनेस के लिए दे, किसी पर्पस से दे दिया तो ना मकान किराए पे, तो नॉर्मल कैलकुलेट होगा जैसे होता है। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको अपन लोग, कैलकुलेट करते हैं इसको अपन लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इसको भी साइड ही कर देते हैं। तो देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, कैसे करना पूरा, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ तुमको हिंट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फटाफट बना देता हूँ। देखो पहले लिखना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जैसे कि हमेशा लिखते हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, रफली बना के दिखा दे रहा हूँ। बताओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हो? जैसे पहले देखते हो एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में ज्यादा कौन है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में देखोगे ज्यादा कौन है। तो एक्चुअल रेंट तो दे दिया भैया 1,92,000। चलो एक्सपेक्टेड निकालते हैं। एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे? फेयर वैल्यू और म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट सॉरी फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू में देखोगे ज्यादा कौन है। फेयर रेंट है 2 लाख है ना, और म्यूनसिपल वैल्यू कितना दिया है? 1,65। बताओ दोनों में ज्यादा कौन है? 2 लाख ज्यादा है। देखो स्टैंडर्ड रेंट है ना, तो दोनों इसमें ज्यादा कौन है देखेंगे, आगे देखेंगे दोनों में कम कौन है। तो कितना आया था वैल्यू? 2 लाख लिए थे ना फेयर रेंट, 2 लाख, और स्टैंडर्ड रेंट कितना बोला है? दोनों में कम कौन है? 2 लाख। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2 लाख रुपए। समझ आया? अब दोनों में ज्यादा कौन है? 2 लाख। तो तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा? क्या लिख लेना? 2 लाख रुपए। कितना लिख लोगे? 2 लाख, ऐसा लिख लेना। अब उसमें लेस कर देना म्यूनसिपल टैक्स। क्या लेस करोगे? हमेशा की तरह म्यूनसिपल टैक्स लेस कर दोगे। क्या कर दोगे? म्यूनसिपल टैक्स लेस पेड कर दोगे। कितना पेड किया पूरे मकान का? 35,000। घटा दो 35,000, कितना आया?
1.65 ये आ गया तुम्हारा एनुअल वैल्यू। क्या आ गया? हालांकि यही आंसर निकालने बोला अभी फिलहाल, बट फिर भी मैं पूरा निकाल देता हूँ। उसके बाद क्या घटाते हैं? डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। इसका निकालो 1.65 का 30%, 49 500 घटा दो, ये आ गया तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ गया। क्या बोलते हो? पूरा लिख के बना लोगे? तो मैं रफली बना के दिखा दिया, पूरा बना लोगे लिख के? तो चलो ये मैंने बना दिया। अब बाकी का अब कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एक ही होमवर्क दिया जो ACD है ना। बाकी चर्चा अपन कल के क्लास में करेंगे। कल कुछ 1-2 रूल्स बताऊंगा, उसके बाद फिर अपन सीधा बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा बता देंगे। तो इतना समझ में आया? अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। ओके, चलिए, थैंक यू।